आज की क्लास में हम प्रेमचंद की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है और कहानी आप सबने पढ़ी होगी। कहानी का शीर्षक है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा प्रेमचंद की एक बहुत चर्चित कहानी है और यह कहानी आदर्श और यथार्थ को इतनी शिद्दत से, इतनी खूबसूरती से हमारे सामने बयां करती है कि हमें उस दौर का ही नहीं बल्कि अपने समय के भी समाज की जो वास्तविकताएं हैं उनका एक तरह से स्कैन या एक्सरे नजर आता है। बहुत अच्छी कहानी है और बहुत रोचक कहानी है। इस कहानी को जब आप एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो छोटी कहानी है, लघु कहानी है, तो अंत तक आप पहुंचते हैं क्योंकि इस कहानी में जो रोचकता है, जो संवाद है, जो भाषा है, वह पाठक को बांधती है। और अच्छी रचनाओं की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि वह पाठक को अपने साथ यात्रा पर लेकर के चलती है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की एक ऐसी ही रोचक कहानी है। आज की इस क्लास में सबसे पहले मैं उस कहानी को बहुत संक्षेप में आपके सामने रखूंगा और फिर उस कहानी की समीक्षा करूंगा, या हम सब मिलकर उस कहानी की समीक्षा करेंगे, उस पर बात करेंगे कि यह कहानी क्या कहना चाहती है, ये कहानी क्या संदेश देना चाहती है, और इस कहानी में जो घटनाएं हैं, जो स्थितियां हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। अक्सर इस कहानी का जो अंत है वो अंत कहीं ना कहीं चुभ जाता है हमें। इस कहानी को पढ़ते हुए आपके सामने इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वंशीधर, वो एक हीरो की तरह नजर आता है कि जो झुका नहीं और ईमानदारी से अपने काम पे अडिग रहा, टिका रहा। पैसे का प्रलोभन, लालच उसे डिगा नहीं सका, यहां तक कि उसको अपनी नौकरी से भी हाथ धो देना पड़ा, दुख सहना पड़ा, घर में ताने सुनने पड़े, बहुत तरह की समस्याएं उसके जीवन में आई। तो एक हीरो की तरह नजर आता है। लेकिन अंत में एक सवाल हम सबके मन में पैदा होता है कि वही वंशीधर जो इतना कर्तव्यनिष्ठ था, इतना ईमानदार था, लक्ष्मी का मोह उसे अपने कर्तव्य पथ से जरा भी न डिगा सका, वही वंशीधर अंत में उसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति के यहां नौकरी करने का काम स्वीकार कर लेता है। तो यह सवाल भी हमारे मन में पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया उसने, ये जानते हुए भी कि यह व्यक्ति जो है वह बेईमान है या भ्रष्टाचारी है। इस सवाल का भी हम अलग अलग आयामों में जवाब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। सबसे पहले कहानी को मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सबने कहानी पढ़ी होगी, फिर भी संक्षेप में मैं इस कहानी को पढ़ना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको। कहानी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत इस बात से होती है कि ये आजादी के पहले लिखी गई कहानी है। अंग्रेजों के समय में नमक का ही एक अलग विभाग बन गया था और नमक पर लगाए गए टैक्स के कारण और भी बहुत सारी वजहों की वजह से नमक का व्यापार करना, उसका व्यवहार करना, ये आम जनता के लिए सुलभ नहीं था। तो नमक का एक अलग विभाग ही बनाया गया और उसी विभाग में वंशीधर, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, वह दरोगा नियुक्त हो जाता है। और आप सब जानते हैं कि अगर किसी ऐसी वस्तु पे जिसकी डिमांड बहुत है, अगर उस पे रोक लगा दी जाती है किसी भी वजह से, तो जो बिचौलिए हैं या जो सरकारी सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं वो उनके पौ बारह हो जाते हैं, लाभ ही लाभ है। जैसे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शराब बेचने खरीदने पर रोक है, उसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी वहां पे इलीगली जो लोग शराब बेचते हैं वो पकड़े भी जाते हैं। पर इलीगली जो लोग शराब बेचते हैं उस शराब के कारोबार में बहुत सारा मुनाफा वो कमाते हैं, मुनाफाखोरी होती है, एक पूरा नेक्सस है। तो उस समय क्या था कि नमक के व्यापार पे रोक थी और जो लोग नमक का व्यापार चोरी छुपे करते थे या पैसे के बल पे करते थे वो बहुत सारा पैसा कमा लेते थे। वंशीधर जी उसी नमक के विभाग में दरोगा नियुक्त हो जाते हैं, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक ही वहां से लिया गया है, नमक का दरोगा। और कहानी की जो शुरुआत होती है, उस कहानी की शुरुआत में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है, उसकी मानसिकता और उसकी सोच को भी कहानीकार ने बखूबी दर्शाया है। प्रेमचंद के माफ कीजिएगा, वंशीधर के जो पिता हैं, वो वंशीधर के पिता वंशीधर से कहते हैं कि नौकरी ऐसी करो या ऐसी परीक्षा की तैयारी करो जिसमें ओहदा महत्वपूर्ण नहीं हो, यानी कि किस पद पे तुम पहुंच रहे हो यह जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि ऐसे पद पे पहुंचो जहां ऊपरी आय का सोर्स उपलब्ध होना चाहिए। और उनका पूरा वाक्य देखिए,
कितनी खूबसूरती से प्रेमचंद ने उसको बयां किया है। लिखते हैं कि उनके पिता कहते हैं, वो एक अनुभवी पुरुष थे, वो समझाते हैं कि बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। कितनी सुंदर भाषा में प्रेमचंद ये बात बयां कर रहे हैं उस मानसिकता को कि निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। और आगे देखिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, महीने में एक बार दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। यानी कि देखिए कि एकदम से खुलेआम उनके पिता जो है वो वंशीधर को प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसे विभाग में जाओ जहां घुसखोरी का मामला हो, पैसा लेन देन का मामला हो, करप्शन का मामला हो। और ऐसा है हमारे समाज में आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं, ज्यादातर ऐसे परिवार हैं, घर हैं जहां करप्शन को स्वीकृति है। बड़े बड़े पद पे पहुंच गए और खूब सारा पैसा बना लिया, तो क्या घर के लोग नहीं जानते हैं कि ये पैसा सिर्फ मासिक वेतन वाला पैसा नहीं है, ये पैसा कहां का है? सब लोग जानते हैं, लेकिन उसे एक सामाजिक स्वीकृति दे दी जाती है, उसको ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। खैर, वैसा ही हुआ और वंशीधर नमक के विभाग में दरोगा बन जाते हैं। लेकिन वंशीधर जी काफी कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और अपने काम को लेकर के बहुत शिद्दत से उस काम को निभाने वाले ऑफिसर बनते हैं। और बहुत कम समय में उन्होंने अपने अधिकारियों और बाकी लोगों का भी दिल जीत लिया, क्योंकि ईमानदार आदमी थे, ईमानदारी से काम करते थे। एक दिन वो नमक के विभाग में दरोगा थे और जहां उनका थाना था, जहां वो रहते थे, उससे कुछ मील दूर नदी के ऊपर बना हुआ जो पुल था, रात में उन्हें ऐसा, जब वो मीठी नींद में सो रहे थे वंशीधर जी, तो उन्हें ऐसा लगा कि बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं और बहुत सारी गाड़ियों का रात में गुजरना एक अनयूजुअल, अव्यवहारिक सी बात उन्हें लगी। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये सामान्य बात नहीं है। और ईमानदार आदमी थे, तुरंत अपनी वर्दी चढ़ाते हैं, एक दो हवलदार को लेते हैं। उस हवलदार में से एक का नाम था बदलू सिंह। क्या नाम था उसका? बदलू सिंह। तो कहानी का वो भी एक कैरेक्टर है बदलू सिंह। बदलू सिंह को लिया, तमंचा लिया और पहुंच गए वहां पे। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि कतार में इतनी सारी गाड़ियां पुल पार कर रही हैं और कुछ तो मामला संदिग्ध लगा उनको। तो उन्होंने गाड़ियों को रुकने का इशारा किया और पूछा कि ये गाड़ियां कहां जा रही हैं और किसकी गाड़ियां हैं। तो उधर से बताया गया कि ये अलोपी दीन जी की गाड़ियां हैं। अलोपी दीन जी भी इस कहानी की एक प्रमुख कैरेक्टर हैं। अलोपी दीन जी की गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां कानपुर जा रही हैं। कुछ इस तरह से जवाब दिया गया। लेकिन जैसे ही वंशीधर ने पूछा कि इसमें क्या है, तो मानो कि सांप सूंघ गया, कोई जवाब ही नहीं था उनके पास, क्योंकि वो अवैध नमक जा रहा था उसमें। फिर इन्हें शक हुआ, संदेह हुआ और जब जाकर के देखा तो मामला पूरा का पूरा साफ था। पता चल गया कि अवैध ढंग से नमक का कारोबार किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो ये तो गिरफ्तारी होगी और ये तो कानून के विरुद्ध है। लेकिन जो अलोपी दीन के शागिर्द थे, उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें पता था कि लक्ष्मी जी की ताकत का भी दिखाया जाना बाकी है। बुलाया जाता है अलोपी दीन जी को। उस समय अलोपी दीन एकदम तैयार होकर नींद से उठ के आते हैं और लिखा है इसमें बहुत अच्छे से प्रेमचंद जी ने कि अलोपी दीन जी को लक्ष्मी की ताकत पे अटूट भरोसा था। अलोपी दीन जी को लगता था कि लक्ष्मी की ताकत से कुछ भी खरीदा जा सकता है, कुछ भी बदला जा सकता है। इंसान की ईमान की क्या कीमत है, वो तो चंद पैसों में बिक जाएगी, चंद पैसों में उसे पलटा जा सकता है, चंद पैसों में उसे खरीदा जा सकता है। तो पान का बीड़ा, एकदम आराम से पान खाते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है और मजे से पहुंचते हैं। मजे से पहुंचकर जो वंशीधर और अलोपी दीन जी के बीच का जो संवाद है, डायलॉग है, बहुत खूबसूरत है और एकदम से छू लेने वाला है। अलोपी दीन जी को तो पता था कि ये मामला रफा दफा हो जाएगा। अलोपी दीन जी कहते हैं कि अरे हम आपसे बाहर थोड़े हैं, अब हमसे क्या गलती हो गई है। जैसा कि आप फिल्मों में भी देखते हैं
कि पहले जो क्या होते हैं, खलनायक नायक को या ऑफिसर्स को थोड़ा प्यार से मोहब्बत से बातचीत करके और टालने की कोशिश करते हैं कि बात बन जाए, और उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं की बात बन जाएगी, अधिकतर मामलों में बात बन जाती है। लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उलट था। वंशीधर एकदम कर्तव्य परायण, ईमानदार और एक चट्टानी प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति थे कि कुछ भी हो जाएगा, गलत तो मैं करूंगा नहीं। तो वंशीधर जी के प्रलोभन में वो आते नहीं। जब फिर वंशीधर जी कहते हैं कि 1000 रुपए का नोट लेकर के और चढ़ावा दिया जाए वंशीधर जी को। मना करते हैं वंशीधर जी सीधे सीधे, और वंशीधर जी स्पष्ट कहते हैं कि आप मुझे खरीद नहीं सकते, मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते, मेरी जो कर्तव्य परायणता है उसको आप धन के बल पे खरीद नहीं सकते। लेकिन आलोपी दीन जी को विश्वास था, उन्हें लगा कि आदमी और चाहिए इसको, तो बोली वो बढ़ाते जाते हैं। 1000 से 5000, फिर 10,000, फिर 15,000, 20,000, 25,000। फिर कहते हैं आलोपी दीन जी की बस इससे ज्यादा मेरी ताकत नहीं है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। वंशीधर जी कहते हैं कि 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, 30,000 नहीं, 30 लाख भी दोगे तो भी तुम मेरी ईमानदारी को खरीद नहीं सकते हो। फिर अंत में कहते हैं आलोपी जी ने कि क्या 40 पे भी नहीं मानेंगे आप? एकदम और अंतिम दांव खेलते हैं, क्या 40 पे भी नहीं मानेंगे आप? वंशीधर जी एकदम अडिग है और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, और बदलू सिंह को कहते हैं कि गिरफ्तार किया जाए, इन्हें हथकड़ी लगाओ। बेचारा बदलू सिंह भी मन ही मन गाली दे रहा है वंशीधर जी को कि कहां फंसा दिया, इतने बड़े आदमी, इतने पैसे वाले आदमी, इतनी पैरवी जान पहचान वाले आदमी, इनके सामने कहां हमें खड़ा कर दिया। लेकिन जब बात नहीं बनी अंततः तो बदलू सिंह को आदेश देते हैं वंशीधर कि बदलू जाओ और हथकड़ी लगाओ। और जैसे ही हथकड़ी लगती है आलोपी दीन जी को, उनके पैर के नीचे से पूरी जमीन जैसे कि खिसक जाती है। पहली बार लक्ष्मी पे उनका जो ये अटूट भरोसा था उसे किसी ने तोड़ दिया और वो मूर्छित हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? मूर्छित हो जाना मतलब उनको लगा कि मैं इतना बड़ा आदमी, इतना पैसा मेरे पास, इतने लोगों से मेरी जान पहचान ना, लक्ष्मी के इशारे पे क्या नहीं होता है, और इस व्यक्ति ने मुझे हथकड़ी लगा दी। रात के अंधेरे में हथकड़ी लगाई जाती है और उन्हें हवालात में बंद किया जाता है। और सुबह होते ही पूरे शहर में इस बात की चर्चा है, हर जुबान पे इस बात की चर्चा है कि अरे आलोपी दीन जी गिरफ्तार हो गए, ऐसा हुआ। जानते ही हैं जब कोई बड़ी बात होती है तो हर किसी की जुबान पे, हर आदमी की जुबान पे सरस्वती आ जाती है और वो हर आदमी अपने अपने ढंग से उस मामले का विश्लेषण, विवेचन और अपनी राय देना शुरू कर देता है। लेकिन मामला बस कोर्ट में जाने तक की देरी थी। जब कोर्ट पहुंचाया जाता है आलोपी दीन जी को, तो वहां वकीलों की एक फौज खड़ी रहती है। यहां तक कि प्रेमचंद ने इस कहानी में बताने की कोशिश की है कि न्यायतंत्र भी कैसे झुक जाता है पैसे के आगे, न्यायतंत्र भी कैसे ताकत के सामने लाचार नजर आता है। और अंततः आलोपी दीन जी को न्यायालय में बरी कर दिया गया और वंशीधर को चेतावनी दी गई, ये कहते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए कि आप कर्तव्य परायण अधिकारी हैं, आपने ईमानदारी से अपना काम किया है, लेकिन जब तक पूरे साक्ष्य और प्रमाण मौजूद न हो, इस तरह से किसी रसूखदार व्यक्ति या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस तरह से आपको हवालात में बंद करने और उस पर कानूनी अधिकार लगाने का आपका कोई हक नहीं दिया जाता है। और वंशीधर वहां से वापस लौटते हैं और आलोपी दीन जी बरी हो जाते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती है, फिर वंशीधर जी अपने काम पे चले जाते हैं और 7-8 दिन के बाद उनको एक पत्र प्राप्त होता है, जिस पत्र में यह बताया जाता है उनको कि आपको आपकी नौकरी से निष्कासित किया जा चुका है, आपको अपनी नौकरी छोड़नी होगी, खत्म कर दिया जाता है। यह एक बड़ी त्रासद स्थिति है। एक व्यक्ति जो इतना ईमानदार है, नैतिक है, अपने मूल्यों पे चलने वाला है, उसको भ्रष्टाचार और सिस्टम के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, वो निराश होकर घर आ जाते हैं। अब सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, ईमानदार व्यक्ति, कर्तव्य पे चलने वाला व्यक्ति, और अच्छा काम किया, उसका पुरस्कार इसे ये मिला कि सजा तो मिली नहीं गलत व्यक्ति को, और खुद
उसे सजा भुगतनी पड़ी, वो घर में आ गया। घर में आया तो अब पिता को याद करिए, जो पिता प्रारंभ में कहते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना जहां ऊपरी चढ़ावा हो। नौकरी भी मिली ऊपरी चढ़ावे वाली, लेकिन बच्चा ऐसा, ईमानदार ऐसा कि भाई ईमानदारी के बदौलत सब कुछ गंवा दिया। अब सब उससे नाराज है, पत्नी अलग मुंह फुलाए हुए है, मां अलग नाराज है, पिता अलग नाराज है, और ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मन स्थिति देखिए। लेकिन एक और ट्विस्ट आता है कहानी में। 6-7 दिनों के बाद जब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, शाम के समय आलोपी दीन जी अपने रथ से पहुंचते हैं वंशीधर जी के घर, और वंशीधर जी के पिता उनके सम्मान में एकदम खड़े हो जाते हैं कि अरे आइए, हमसे ये मूर्ख है, इससे गलती हो गई, अनुनय विनय करते हैं। लेकिन आलोपी दीन जी उस समय बहुत सज्जनता का परिचय देते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने अब तक के अपने जीवन में बिकते हुए लोगों को देखा है, सिक्के की खनक पे लोगों को बिकते हुए देखा है, लोगों के ईमान को बेचते हुए मैंने देखा है। पहली बार मुझे किसी ऐसे अधिकारी या ऐसे मनुष्य से मेरा सामना हुआ जिसको लक्ष्मी की ताकत खरीद नहीं सकी और जो बिका नहीं, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो वहां बैठते हैं और वंशीधर भी बहुत आत्मीयता के साथ उनसे मिलते हैं। यहां 2 बातें देखिए, एक व्यक्ति के रूप में अपना कर्तव्य जब वो दिखा रहे हैं तब वंशीधर, और एक व्यक्ति के रूप में जब उनके यहां कोई आया है तब उनका चरित्र, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सख्ती से पेश आए। इस समय उनके दरवाजे पे एक मेहमान, एक आगंतुक के रूप में आलोपी दीन जी आए हैं, और बहुत विनम्रता से वंशीधर जी भी उनका स्वागत करते हैं, बातचीत करते हैं, और तब एक चेक निकालते हैं आलोपी दीन जी और कहते हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर आपको बना देना चाहता हूं, 6,000 रुपए मासिक वेतन, और काफी पैसा होता है उस जमाने में 6,000 रुपए, 6,000 रुपए ही है संभवतः, 6,000 ही है ना, पढ़ा है आपने? हाँ, 6,000 रुपए मासिक वेतन, उसके अलावा गाड़ी, रहना, खाना, नौकर चाकर, सारी व्यवस्था आपको दी जाएगी वंशीधर जी, कहते हैं आलोपी दीन जी, और आप ये नौकरी हमारी तरफ से स्वीकार करिए। वंशीधर जी बहुत कृतज्ञ हो जाते हैं उन पलों में और कहते हैं कि मुझ नाचीज को आपने ये अवसर दिया, उसके लिए वो कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं और उनके यहां नौकरी करना स्वीकार कर लेते हैं। और कहानी अंत में इसी घटना के साथ समाप्त हो जाती है। ये कहानी है जिसको मैंने बहुत संक्षेप में और प्यार से आपके सामने बताने की कोशिश की। कहानी समाप्त हो गई। एक ईमानदार अधिकारी एक भ्रष्ट व्यक्ति से लड़ता है, सामना करता है, उसके ऊपर नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई करता है, लेकिन वह व्यक्ति जो भ्रष्ट व्यक्ति है आलोपी दीन, वह व्यक्ति अपने पैसे के बल पे, ताकत के बल पे छूट जाता है, अगले ही दिन बरी हो जाता है। और सिर्फ बरी ही नहीं होता है, जो व्यक्ति ईमानदार था उसको सजा भुगतनी पड़ी, उसको अपनी नौकरी गंवा देनी पड़ती है, और अंत में फिर वही व्यक्ति जो ईमानदार था वंशीधर, वह उसी भ्रष्टाचारी व्यक्ति के यहां नौकरी करना स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अब यह कहानी क्या कहती है, इस कहानी की समीक्षा पे लौटते हैं। कहानी किन किन बिंदुओं की तरफ इशारा करती है, या कितनी ही सारी, जैसे एक मकान में बहुत सारी खिड़कियां होती हैं, तो जब खिड़कियों को हम खोलते हैं तो ताजी हवा घुसती है मकान में, ठीक है, सुगंधित हवा होगी तो सुगंधित हवा घुस जाएगी। ये कहानी भी अपनी खिड़कियों को खोलती है और घुसने के मार्ग देती है, सोचने के मार्ग देती है। पहली बात, आप सब जानते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों का एक बड़ा हिस्सा जो है, बहुत सी कहानियां उन्होंने लिखी जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। लगभग 300 कहानियां प्रेमचंद की ने लिखी हैं। उनमें से बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो कहानियां आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को लेकर के लिखी गई हैं। 2 शब्द है, आदर्श और यथार्थ। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का मतलब हुआ कि आदर्श स्थिति क्या हो सकती है, क्या सुंदर हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, और यथार्थ की क्या है, क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है। यह कहानी उसी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की एक झलक, खूबसूरत झलक हमारे सामने रखती है। आदर्श क्या है? एक व्यक्ति का नैतिक मूल्यों पे खड़ा रहना, एक व्यक्ति का मानवीय मूल्यों पे खड़ा रहना, जो कि उस कहानी का कैरेक्टर वंशीधर खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। एक व्यक्ति का
अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना, ये आदर्श है कि ये होना चाहिए, उन मूल्यों को उसके भीतर होना चाहिए। लेकिन यथार्थ क्या है? यथार्थ है कि उस नैतिकता और ईमानदारी के बल पर चलने वाले व्यक्ति के सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होती हैं। ये यथार्थ है। उस ईमानदारी के बल पर काम करने वाले व्यक्ति को नौकरी से निष्कासित किया जाता है, ये यथार्थ है। ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा समर्पण के बल पर काम करने वाले व्यक्ति को उसके परिवार की तरफ से भी कोसा जाता है, ये यथार्थ है। और अंत में तमाम सारी बातों के बावजूद भी उस व्यक्ति की विवशता ये बन जाती है, मजबूरी बन जाती है कि परिवार और अपना पेट भरने के लिए और जीवन चलाने के लिए उस व्यक्ति के यहां काम करना पड़ता है जिसके बारे में उसे मालूम है कि वह भ्रष्टाचारी है। यह यथार्थ है। यह है आदर्श और यथार्थ का चित्रण इस कहानी में। वंशीधर एक आदर्श कैरेक्टर है जिसमें ईमानदारी, मानवीय मूल्य, व्यवहार, कर्तव्य निष्ठा सारी चीजें हैं। लेकिन यथार्थ क्या है? यथार्थ है कि पैसे के आगे, पैसे की ताकत के आगे वास्तविकता को और ईमानदारी को परास्त होना पड़ता है या होता है बहुत बार। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ दे? क्या वो ह्यूमन वैल्यूज को छोड़ दे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने कभी ह्यूमन वैल्यूज को नहीं छोड़े, जो उसके विचार थे उस पर वो कायम रहा। यथार्थ यह है कि अंत में उसे झुकना पड़ा, ठीक है, और उस व्यक्ति के यहां उसे काम करना पड़ा जिसके खिलाफ उसकी पूरी की पूरी लड़ाई थी। पहला बिंदु, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। दूसरी बात इस कहानी में आपको दिखेगी कि भ्रष्टाचार और नैतिकता का संघर्ष यहां पे देखने को मिलता है। एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है और एक व्यक्ति नैतिक है, ईमानदार है, लेकिन दोनों के बीच में संघर्ष है, ठीक है। और साथ ही साथ समाज में किस तरह से नैतिक पतन हो गया है वो दिखाया गया। अलोपीदीन उसी नैतिक पतन का आदमी है जो करप्ट काम करता है, और वही नहीं, जो पूरा सिस्टम, उस पूरे सिस्टम में अनगिनत लोग जो ये जानते हुए कि अलोपीदीन गलत है उसे बचाने में लगे हुए हैं। तो समाज का कैसे नैतिक पतन हो गया है, जहां करप्शन जैसी चीज को स्वीकृति मिल गई है और करप्शन करने वाले लोग शान से घूम रहे हैं, और हम और आप जैसे लोग, हमारा समाज ही उन्हें, उनका महिमा मंडन तो करता है। हम में, आप में कितने ही ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे कि बहुत से ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि, नेता करप्ट हैं, खराब हैं, लेकिन जब वो हमारे यहां आते हैं तो हम उनका स्वागत ऐसे करते हैं जैसे कि कोई महान व्यक्ति आ गया है, कोई महान शख्सियत आ गया है। तो समाज की उस सोच पे कहीं ना कहीं वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज की उस सोच को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस समाज में हम और आप रह रहे हैं। ये कहानी सिर्फ उस समय के लिए प्रासंगिक नहीं थी, आज के दौर में ये कहानी और ज्यादा प्रासंगिक हो गई है, और ज्यादा ताकतवर ये कहानी हो गई है कि जहां हम देखते हैं अपने आसपास की दुनिया में कि भ्रष्टाचार लोग कैसे भ्रष्टाचारी लोग जो है वो कैसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त करते हैं और कैसे सम्मान से जी रहे हैं। कोई उनके लिए कोई गुनाह, कोई बड़ा गुनाह है नहीं। वैसे जैसे अलोपीदीन, वो तो कर रहा था ना, पैसे के बल पे ही सारे सिस्टम को उसने खरीद लिया था, तो वो क्या आज नहीं है? आज भी है। और वही समाज है, वही समाज उनको आगे बढ़ा रहा है, वही समाज उनको वैल्यू दे रहा है, वही समाज उनको सिर पे चढ़ा रहा है, वही समाज उनको फूलों से माला पहनाकर महिमा मंडन कर रहा है। तो बड़ी रचनाएं जो होती हैं या जो महान रचनाएं होती हैं वो अपने समय के साथ साथ भविष्य के आईने को भी प्रदर्शित करती हैं और उनकी प्रासंगिकता लंबे समय तक बनी रहती है। ये इस कहानी की एक बड़ी विशेषता है, जहां भ्रष्टाचार और नैतिकता के द्वंद्व को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। सामाजिक विषमता का चित्रण इस कहानी में है कि एक तरफ कैसे गरीब लोग हैं और एक तरफ कैसे अमीर लोग हैं, और अमीर लोग जो है वो कैसे पैसे के बल पर नियम और कानून को तोड़ते हैं। नियम और कानून उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, नियम और कानून आम लोगों के लिए है, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, जिनके पास सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं है, जिनके पास पैसा है, सत्ता है, उनके लिए नियम और कानून कोई बहुत पते की चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है सच्चाई, और आज की भी सच्चाई है। कहीं ना कहीं आज के समय में भी ये बात आपको देखने को मिलती है। आप अपने सामान्य जो अनुभव है आपका जीवन का, उसमें भी ये बात बहुत हद तक आप महसूस करते होंगे। और कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार की सोच को भी आप देख सकते हैं।
मध्यम वर्गीय परिवार की सोच, पहले पिता की सोच कि ऐसी नौकरी करो जहां से पैसा कमाने को मिले, और बाद में जब नौकरी से निष्कासित किया जाता है तो पिता तो नाराज है ही, पत्नी भी नाराज है और मां भी नाराज है। तो आप ये एक तरह से इस बात को समझिए कि किस तरह से समाज की जो वास्तविकताएं हैं अलग अलग स्तर पर, उन सभी वास्तविकताओं को इतनी खूबसूरती से इस कहानी में दर्ज किया जा रहा है। ये कहानी सिर्फ वंशीधर के त्याग और वंशीधर की ईमानदारी की कहानी नहीं है। वंशीधर के त्याग और उसकी ईमानदारी के बहाने हमारे समय का जो समाज है उसकी वास्तविक सच्चाई हमारे सामने कहानीकार ने एकदम से प्रस्तुत कर दी है। और कहानीकार ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? कहानीकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि ईमानदारी और नैतिकता हमेशा सफल नहीं होती, परास्त भी होती है, उसे झुकना भी पड़ता है, उसे परेशान होना भी पड़ता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ईमानदारी और नैतिकता को छोड़ दिया जाए, ह्यूमन वैल्यूज को छोड़ दिया जाए, इसका यह भी मतलब नहीं है। और लेकिन मानवीय मूल्यों की रक्षा करना कैसे एक मनुष्य का सबसे प्रथम दायित्व होता है, यह भी बताने की कोशिश प्रेमचंद ने इस कहानी में की है। और सिद्धांतों पर अडिग रहना, सच्चे सिद्धांतों पर अडिग रहना ही सच्ची जीत है। कैसे सच्ची जीत है? कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को भी अपना काम चलाने के लिए ईमानदार आदमी चाहिए। मजे की बात देखिए, एक करप्ट व्यक्ति को भी कैसा आदमी चाहिए? ईमानदार आदमी चाहिए। तो यहां उस सिद्धांत की जीत आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो ईमानदार है, यानी कि व्यक्ति के रूप में नहीं देखिए, ईमानदारी को एक भावना के रूप में देखिए। एक करप्ट व्यक्ति को भी अपना कारोबार संभालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ी जो उसे लगा कि वह व्यक्ति ईमानदार है। तो सिद्धांतों पर अडिग रहना एक सच्ची जीत है। अब सवाल आता है उस पहलू के बारे में जिसकी शुरुआत में हमने बात की थी कि वंशीधर का नौकरी स्वीकार कर लेना आखिर क्या था, उसे किस तरह से देखा जाए। तो उसका एक व्यवहारिक पक्ष है और सामाजिक राजनीतिक पक्ष भी है, उस पर हम बात करेंगे। उसका जो व्यवहारिक पक्ष है वो ये है कि अपना जीवन चलाने और परिवार का जीवन चलाने के लिए उसको जीविका के साधन तो चाहिए थे, कुछ तो रोजी रोटी कमाने का साधन उसको चाहिए था, तो इसलिए उसने नौकरी स्वीकार कर ली। ठीक है। और वंशीधर की नैतिक जीत यह है कि अंततः उसके आगे अलोपी दिन को क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा और वंशीधर का सम्मान करना पड़ा। लेकिन अगर आप भूख से मर जाएं, खत्म हो जाएं, तो कहां जाएगा सिद्धांत आपका? आप जीवित रहेंगे तभी तो लड़ाई लड़ेंगे। ईमानदारी के लिए, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आपका जीवित रहना जरूरी है। तो उन परिस्थितियों में व्यवहारिक पक्ष यह कहता है कि वंशीधर ने अपना जीविकोपार्जन करने के लिए और परिवार की समस्या को मिटाने के लिए उनके यहां नौकरी करना स्वीकार कर लिया। दूसरी बात है कि इस अंतिम घटना में जहां वंशीधर अलोपित इनके यहां नौकरी करना स्वीकार करते हैं, ठीक है, प्रेमचंद ने एक बहुत बड़ा करारा व्यंग किया है हमारे समाज पर। व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक टिप्पणी है एक तरह से। वो कहानी का जो स्टेटमेंट है वो टिप्पणी करती है हमारे समय और समाज के ऊपर कि समाज में वे लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं या उन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो ईमानदार और नैतिक होते हैं। बुरे और भ्रष्टाचारी लोगों को कोई कठिनाई, किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता है। और वो सिस्टम और राजनीति की विडंबना को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो सामाजिक सिस्टम है, उसकी विडंबना यह है कि नायक का भ्रष्टाचारी के यहां नौकरी करना यह दिखाता है कि सरकारी व्यवस्था में दोहरे मानदंड है। ठीक है, कि ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को न्याय की उम्मीद नहीं रहती है, मुश्किल है, न्याय की उम्मीद करना उसके लिए मुश्किल है। यह दोहरा मानदंड है हमारी राजनीतिक व्यवस्था का। और जबकि भ्रष्टाचारी लोगों को मान सम्मान मिलता है। एक रिपोर्ट के हवाले से यह बताया गया कि हमारे कितने ही माननीय ऐसे हैं जिनके ऊपर कितने ही तरह के चार्जेस हैं, आपने पढ़ा होगा। संसद में बैठने वाले लोगों के ऊपर इस तरह के जब आरोपों से घिरे हुए लोग हैं, वो भ्रष्टाचार और खून और पता नहीं कितने तरह के, तो आप सोचिए
कि क्या ही कायाकल्प होगा इस समाज का और इस देश का। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी व्यवस्था का जो दोहरा मानदंड है, ठीक है, कि बताते हैं प्रेमचंद कि यह हमारे समाज की एक भयावह स्थिति है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, ठीक है। और अंत में नायक की स्थिति यह दर्शाती है कि ईमानदार व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई रोजगार तो ढूंढना पड़ेगा, भरण पोषण तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो नायक का, वंशीधर का भ्रष्टाचारी व्यक्ति के यहां नौकरी करना एक व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है, वो कहीं ना कहीं उस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी दर्शाते हैं जहां पे भ्रष्टाचारी लोग ताकतवर हैं, भ्रष्टाचारी लोगों को सम्मान मिलता है, और जो ईमानदार लोग हैं, जो नैतिक लोग हैं, उनके सामने कठिनाइयों का बाजार पूरा का पूरा, कठिनाइयों की एक पूरी दुनिया उनके सामने खड़ी हो जाती है, ठीक है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, और व्यवस्था कैसे बदलती है? व्यक्तियों के बदलने से व्यवस्था बदलती है। एक वंशीधर की नहीं, हजारों लाखों वंशीधर की जरूरत है इस देश और समाज को। तो जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, समाज, राजनीतिक सिस्टम और वो पूरा जो एक नेक्सस बना हुआ है, जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा और तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। और व्यवस्था परिवर्तन की बात की शुरुआत कहां से होती है? व्यक्ति परिवर्तन से। व्यक्ति के अंदर अगर मूल्य है, ईमानदारी है, नैतिकता है, समर्पण है, कर्तव्य निष्ठा है, तो धीरे धीरे ही सही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे अगर विस्तार होता रहा अच्छे लोगों का, अच्छे व्यक्तियों का, तो संभव है कि समाज और देश की राजनीति में परिवर्तन आ सकता है। अगर राजनीति में अच्छे लोग बैठे, ठीक है, काम करने वाले लोग वंशीधर की तरह सभी लोग ईमानदार हो, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप सोचिए कि वंशीधर की तरह बाकी सारे लोग भी अगर ईमानदार होते तो आलोपी दिन सलाखों के पीछे होता, या वो कर ही नहीं रहा होता उस तरह की चीजें, उसको प्रश्रय ही नहीं मिलता। तो ये कहानी कहीं ना कहीं आज भी हमारे समय के समाज और राजनीतिक व्यवस्था का पोल खोलती है और बताती है कि किस तरह से भ्रष्टाचारी लोग आज भी शासन और सत्ता में काबिज हैं, क्योंकि आपस में उनका जो खेल है वो खेल चल रहा है, और जनता जो है उन्हीं लोगों को, उन्हीं खिलाड़ियों को, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को सम्मान दे रही है, आदर दे रही है, उनका उत्साह बढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि सब कुछ जायज है, लक्ष्मी है और शक्ति है, तो सब कुछ जायज है। यही इस कहानी का मूल भाव है, और यही इस कहानी की वर्तमान समय में क्या है? प्रासंगिकता भी है। आगे बात समझ में? आपके मन में अगर इस कहानी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को पूछिए, उसका जवाब मैं दूंगा, और फिर हम कहानी आज की क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है? प्रश्न नहीं है आपके मन में? तो आप ये तो नहीं कहना चाहते कि हमारे मन में जो भी प्रश्न थे उसका जवाब आपने दे दिया है? आपके मन में थे सवाल? ये सवाल तो रहा ही होगा ना? क्या ये सवाल था आपके मन में कि आखिर में इतने ईमानदार थे तो क्यों गए उस व्यक्ति के पास? था ये प्रश्न? इस प्रश्न के जवाब से आप संतुष्ट हुए? एक तो व्यवहारिक कारण, उसका निजी जीवन, और साथ ही साथ उस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पे प्रहार करते हैं प्रेमचंद कि कैसे एक व्यक्ति विवश हो जाता है उन परिस्थितियों में उस सिस्टम के आगे झुकने के लिए। आगे बात समझ में? ठीक है।